गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लेखक परिचय को और पाठ के सारांश को। ठीक है, लेखक परिचय से अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, और सारांश पढ़ने के बाद आप चैप्टर को पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कैसी विधा है, क्या है? निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कैसा निबंध है? ललित निबंध है। ठीक है, अब देखिए इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बचपन का नाम था बैद्यनाथ द्विवेदी। इनके बचपन का क्या नाम था? बैद्यनाथ द्विवेदी। इनका एक और नाम था घर का, भोलानाथ द्विवेदी। भोलानाथ द्विवेदी। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को छपरा में, बलिया यानी यूपी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को छपरा, बलिया यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई थी 9 मई 1979 को दिल्ली में। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि पाठ के लेखक कौन है, उनका जन्म, उनका मृत्यु और उनके बचपन का नाम। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ, हिंदी के शीर्षस्थ मतलब होता है सबसे ऊपर, साहित्यकारों में से एक थे। मतलब हिंदी के जो फेमस यानी सबसे ऊपर में जो शीर्षकार जो साहित्यकार थे उनमें इनका भी नाम था। साथ ही वे उच्च कोटि के निबंधकार, और ये क्या थे? उच्च कोटि के निबंधकार भी थे। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उपन्यासकार, उपन्यास वगैरह भी लिखते थे, आलोचक भी थे, चिंतक भी थे और एक्सपेरिमेंट करता यानी शोधकर्ता भी थे। हम लोगों ने जाना कि द्विवेदी जी जो है हिंदी के शीर्षस्थ मतलब होता है सबसे ऊपर, जो साहित्यकार, बहुत सारे साहित्यकार थे उनमें इनका भी नाम था। साथ ही ये उच्च कोटि के निबंधकार भी थे, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता थे। ठीक है, शोधकर्ता। उनके पिता का नाम था श्री पंडित अनमोल द्विवेदी। उनके पिता का क्या नाम था? श्री पंडित अनमोल द्विवेदी। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनके पिताजी जो थे श्री पंडित अनमोल द्विवेदी, वह संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, उनकी माता का नाम था ज्योति कला देवी। इनकी माता क्या नाम था? ज्योति कला देवी। प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। प्रसिद्ध जो पंडित कुल तो है उसकी क्या थी? कन्या थी। साथ ही उन्हें अंग्रेजी का अध्ययन का संस्कार विरासत में ही मिला था। यानी उनके माता जो थी वो भी संस्कृत की अच्छी जानकार थी, पिता भी संस्कृत के अच्छी जानकार थे। इस प्रकार उनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ घर में ही हुआ और संस्कृत भाषा में हुआ। ठीक है, क्योंकि संस्कृत का इनको क्या हुआ? विरासत में मिल गया। ठीक है, इसकी तो लीजिए आप लोग, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए आगे, द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि द्विवेदी जी ने जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किसकी शिक्षा प्राप्त की? ज्योतिषाचार्य। ठीक है, अब देखिए सन 1930 में वे इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद, इंटर की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए? 1930 में। उसके बाद प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। कहाँ चले गए? शांति निकेतन। वहां उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर मिले। वहां उन्हें क्या मिले? रविन्द्रनाथ टैगोर मिले। साथ ही उन्हें उनके संपर्क में उन्होंने साहित्य के साथ साधना भी किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के पास ये गए, उनके पास जाने के जब उनसे उनका संपर्क हुआ तो उससे उन्होंने क्या किया? साहित्य की साधना भी की। ठीक है, अब देखिए काशी विश्वविद्यालय, वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पे है, ये यूपी में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1950 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर
कार्य किया उन्होंने। यानी आपसे पूछा जाएगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1950 में। इससे एक साल पहले यानी 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि से सम्मानित हुए। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वो जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1950 में। और उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या चीज का उपाधि मिला था? डी.लिट का उपाधि मिला था। कब मिला था? 1949 में। ठीक है, इसकी ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ये देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर। आप देखिए आगे। भारत सरकार ने इन्हें, ठीक है, भारत सरकार ने इन्हें द्विवेदी जी को पद्म भूषण अलंकार यानी पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण जो है सम्मान जो है जिससे क्या किया? सम्मानित किया। द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां, द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? देखिए, निबंध कौन कौन सा है? विचार और वितर्क, ये निबंध पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। कल्पना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका अशोक के फूल। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कूटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य के साथी, कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, ये सब किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, अब देखिए इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास भी है। पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू, चंदू लेख, अनाम दास का पौधा, ये सब जो है इनका क्या है? उपन्यास है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, अब देखिए क्या है। आलोचना साहित्य, सुर साहित्य, कबीर, सुर और उनका काव्य। ठीक है, ये सब इनकी क्या है? आलोचक साहित्य है। हमारी साहित्य समस्या, हिंदी साहित्य का धर्म, साहित्य का मर्म, कालिदास की ललित योजना, ये सब जो है इनकी क्या है? आलोचक साहित्य है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में रहेगा। ठीक है, इन्हीं कोई प्रॉब्लम? इसके सोच लीजिए आप लोग। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं कंटेंट सबसे हट के पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से। इसीलिए जो भी बच्चे आपके दोस्त जो भी हैं उनको बोलिए अधिक से अधिक के बीच दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जिससे उनको बेहतर नॉलेज मिल पाए। अब देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ का सारांश। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सारांश मतलब होता है सार का अंश, यानी पूरा चैप्टर का निचोड़। ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपको चैप्टर पूरा समझ में आएगा कि चैप्टर में क्या है नहीं है। ठीक है, देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? एक ललित निबंध है जिसके लेखक कौन है? जिसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या क्या हम लोगों ने सीखा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कैसा निबंध है भाई? ललित निबंध। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से लेखक मानव जीवन के विकास का वर्णन किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक जो है मानव जीवन में जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसका वर्णन किया है। ठीक है, लेखक की छोटी लड़की एक दिन लेखक से प्रश्न करती है। लेखक की जो छोटी बेटी है एक दिन लेखक से क्या करती है? प्रश्न करती है। क्या करती है? क्वेश्चन पूछती है। नाखून क्यों बढ़ते? कौन सा क्वेश्चन पूछती? कि पिताजी बतलाइए कि नाखून जो है हम लोग का काहे बढ़ता है। लेखक उस समय कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए। लेखक जो है एट ए टाइम तभी कुछ उत्तर नहीं दे पाए। सोचे नाखून चाहे जितना काटो वे बढ़ जाते हैं। सही बात है कि नाखून को हम जितना काटते हो तो बढ़ते जाता है। लेखक के विचार से हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। लेखक का ऐसा मानना है कि हर तीसरा दिन जो है वो नाखून क्या होता है? बढ़ जाता है। बच्चे कुछ दिन तक उसे नहीं काटते। अगर बच्चा नाखून कुछ दिन तक नहीं काटता है तो माता पिता उन्हें डांटते भी हैं। मतलब माता पिता से क्या होता है, उन्हें डांट भी सुनना पड़ता है अगर नाखून नहीं काटता है तो। लेखक कहते हैं कि कुछ लाख वर्ष पहले, अभी नहीं कुछ लाख वर्ष पहले आदमी क्या है?
जंगली था, मनुष्य क्या था, जंगली था, तब उसे आत्मरक्षा के लिए नाखून की आवश्यकता पड़ती थी। आज से लाखों वर्ष पहले जब आदमी जंगली था तो उसे अपना रक्षा करने के लिए नाखून की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि वह उसे अस्त्र, क्योंकि वह उसके क्या थे, अस्त्र थे। नाखून क्या था, अस्त्र था। दांत भी थे, दांत भी अस्त्र था, परंतु नाखून के बाद ही उसका स्थान था। मतलब दांत भी था अस्त्र, लेकिन उसका स्थान किसके बाद था, नाखून के बाद। अब मानिए कोई जानवर जो है उसको चीरेगा नाखून से तब ना दांत से खाएगा, तो वही चीज है। प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता, ठीक है। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, अपने अंग से जो वस्तु है उससे बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। क्या लेने लगा, क्या क्या था, पत्थर के ढेले, पत्थर के ढेले से के शिकार करने लगा। पेड़ की टहनियां हथियार के रूप में उपयोग होने लगा। पत्थर के ढेले, पेड़ की टहनियां को हथियार के रूप में क्या करने लगा, उपयोग करने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। क्या किया, हड्डियों का भी क्या किया, हथियार बनाया। इंद्र द्वारा दधीची मुनि की हड्डी द्वारा वज्र बनाए गए। दधीची मुनि जो थे उसके हड्डी, दधीची मुनि है ना, की हड्डियों द्वारा वज्र बनाए गए। वज्र बना होता गदा, इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है। कुछ समय बाद धातु के हथियार बनाए जाने लगे। कुछ समय बाद क्या हो गया, धातु के हथियार बनाने जाने लगा। और अब मनुष्य को, इसका कैसे जोड़ लीजिए आप लोग, चलिए। नाखून की जरूरत नहीं रह गई। अब हथियार वगैरह हो गया तो अब नाखून का जरूरत लोगों को नहीं रह गया, परंतु वह अभी भी बढ़ रहे हैं। फिर भी देखिए नाखून क्या होता है, अभी भी बढ़ रहा है, फिलहाल तो मेरा बढ़ा हुआ नहीं है। मानो प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाना चाहती है, लेकिन अभी देखिएगा नाखून को क्या करता है, लोग फैशन के रूप में यूज करता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। प्रकृति मनुष्य को याद दिलाना चाहती है कि तुम मूलतः वही जीव हो जो लाखों वर्ष पहले नाखून और दांतों के सहारे जिंदा रहते थे। यानी प्रकृति मनुष्य को याद दिलाता है कि अभी भी कितना प्रोग्रेस हो जाए तो आदमी क्या है, मतलब बहुत आदमी में क्या है, पशुता का गुण है ही, ठीक है। आज मनुष्य अपने बच्चा का नाखून बढ़ने पर डांटता है। आज जो है मनुष्य अपने बच्चों का, कोई बच्चा का नाखून बढ़ गया, पिताजी डांटते हैं, नाखून काट रहा है, स्कूल में भी डांट पड़ता है। परंतु लाखों वर्ष पूर्व काटने पर डांटते, परंतु लाखों वर्ष पूर्व काटने पर डांटते थे, नाखून लाखों वर्ष पर नहीं डांटते थे, ठीक है। नाखून मनुष्य की पशुता के प्रतीक है। नाखून क्या है, मनुष्य का पशुता क्या है, प्रतीक है, इसलिए मनुष्य इसे नष्ट करना चाहता है। अब मनुष्य क्या चाहता है कि जानवर वाला पशुता है इसमें, इसलिए इसको क्या करें, नष्ट करें। लेकिन प्रकृति ने हमारे नाखून को जिलाए जा रही है। प्रकृति क्या करती है, नेचर हमारे नाखून को जिलाए जा रही है। पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। पहले का भारतवासी क्या था, नाखून को जमकर संवारता था। अभी भी देखते हैं नाखून में लड़की लोग क्या करती है, नेल पेंट वगैरह डिजाइन वगैरह बनाती है, तो वही चीज है। त्रिकोण ये सब डिजाइन बनता था, वर्तुलाकार, चंद्रकार, दंतुल आदि विभिन्न आकृतियों के नाखून रखते हैं। इस प्रकार के नाखून क्या करते हैं, रखते थे पहले। नाखून बढ़ाना और अस्त्र को बढ़ाना मूलतः एक ही प्रवृत्ति है। नाखून बढ़ाइए या अस्त्र बढ़ाइए, एक ही प्रवृत्ति फील हो रहा था। पाश्विक प्रवृत्ति के प्रतीक, यानी पशुता, यानी जानवर का जो गुण है उसी का प्रतीक है। मनुष्य पशुता का परित्याग कर चुका है। मनुष्य जो है पशुता का क्या कर चुका है, त्याग कर चुका है। अतः अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति भी उसे छोड़ना चाहिए। अब क्या है, अस्त्र बढ़ाने का ही प्रवृत्ति मनुष्य को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अंत में लेखक कहते हैं कि मनुष्य शास्त्रियों का मानना है, मनुष्य शास्त्रियों का मानना है, ठीक है, कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये नाखून अपने आप उसी प्रकार झड़ जाएंगे जैसे मनुष्य की पूंछ झड़ गई। मतलब पहले आदमी को पूंछ हुआ करता था,
धीरे धीरे उसका यूज नहीं रहा तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उसी प्रकार नाखून भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तब शायद मनुष्य के भीतर पशुता भी लुप्त हो जाएगी। तब शायद मनुष्य के भीतर जो है पशुता का भी क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, चैप्टर का लेखक परिचय और सारांश को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। आपको जो भी बच्चे में वीडियो को देख रहे हैं कैसा लगा कमेंट में लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें जिससे उनको बेहतर नॉलेज मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।